गुड मॉर्निंग, मैं वरुण सिंह, क्लास 7th चैप्टर 11th का ट्रांसपोर्ट इन एनिमल एंड प्लांट का पहला लेक्चर जी होने जा रहा है। तो हम लोग ट्रांसपोर्ट इन एनिमल एंड प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि हमने क्या क्या पढ़ा था। वी हैव स्टडीड दैट all organism need food, water and oxygen for survival. देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको क्या चाहिए? फूड चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए उसको सर्वाइवल के लिए। और जितना ये फूड बन रहा है, वाटर बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है, उसको क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट टू ऑल दीज वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसको हम लोग क्या करना है कि जो भी फूड, वाटर, ऑक्सीजन बन रहा है उसको दे नीड टू बी ट्रांसपोर्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसमें क्या करते हैं? एनिमल के लिए एनिमल ऑल्सो नीड टू ट्रांसपोर्ट all the various waste need to transport all the various waste to part where they have to remove इसमें क्या होता है कि एनिमल ऑल्सो नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल द वेरियस वेस्ट टू पार्ट वेयर दे हैव टू रिमूव, जहां उसको निकालना होता है। तो इसमें क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हमने देखा कि फूड, वाटर और ऑक्सीजन लेंगे अपने सर्वाइवल के लिए, और उस फूड को ट्रांसपोर्ट होना है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। प्लांट के वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट करना है। एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल द वेरियस वेस्ट टू पार्ट वेयर दे हैव टू रिमूव, और उस जगह इसको लेके जाना है जहां इसको हटाना पड़े। तो इसमें क्या है कि हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, अब हम लोग पढ़ेंगे हार्ट एंड ब्लड वेसल हम लोग पढ़ेंगे हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के बारे में। और हार्ट एंड ब्लड वेसल्स दे टुगेदर फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम। दे टुगेदर form circulatory system. They together perform circulatory system. तो यहां पर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स दे टुगेदर फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट और ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करता है हार्ट। अब यहां पर इन दिस चैप्टर वी विल रीड द ट्रांसपोर्ट। हम लोग हार्ट एंड ब्लड वेसल जो होता है दे टुगेदर फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां है, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट। वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर क्या है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एंड प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। तो यहां पर जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, सबको चाहिए, बॉडी में बनता है। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए। तो जितने भी ये चीज सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, तो वो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स तक इनका पहुंचना बहुत जरूरी है। इन सभी चीजों का हमारे बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचना जरूरी है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, इसको जाना जरूरी है। एनिमल ऑल्सो नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस वेरियस वेस्ट। एनिमल को ये सब वेस्ट भी जो है हमारे शरीर में, इसके अलावा वेस्ट पदार्थ बनते हैं, तो उनको भी वहां जाना जरूरी है जहां से वो बाहर आ जाए। तो यहां पर ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें ट्रांसपोर्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है?
हार्ट और ब्लड वेसल्स। हार्ट और ब्लड वेसल्स क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट है। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आर द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, अब हेडिंग दे रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हाट हैपन, जैसे कि मान लीजिए हमारे हाथ कट जाते हैं तो क्या होता है? तो वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो ब्लड क्या है? तो ब्लड एक लिक्विड है जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। तो ब्लड इज ए फ्लूइड दैट फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। यहां क्वेश्चन एक तरह से बोल रहे हैं व्हाट हैपेंस। व्हाट हैपेंस, क्या होता है? when your what happens when you have cut your body part। बॉडी पार्ट कटने के बाद क्या होता है? बॉडी का कोई छोटा सा हिस्सा when you cut your body, जब आप कट करते हैं, when you cut your body, क्या होता है जब आप अपनी बॉडी को काटते हैं? तो वहां से एक सिंपल जवाब होगा कि ब्लड फ्लोज आउट, वहां से ब्लड निकलने लगता है। तो अब बात होता है कि ये व्हाट इज दिस? ब्लड क्या है? व्हाट इज ब्लड क्या है? तो ब्लड इज ए फ्लूइड दैट फ्लोज in blood vessel. It is a fluid that flows in blood vessels। ब्लड के एक फ्लूइड है जो ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करता है। तो ये हमारा ब्लड जो है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं। ब्लड एक फ्लूइड है जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। तो ब्लड का और क्या काम है? ब्लड का काम है ब्लड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक digested food from a small intestine, to different part of body। The blood transports substance like digested food from a small intestine to different part of the body। स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जाना। हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब और वहां से जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में चले जाते हैं। तो blood transport substance like digested food from in a small intestine to different part of the body के different part of body। it carries oxygen, ये blood carry क्या करता है? it carry oxygen, blood carry करता है oxygen from the lung to the cell, lung to the cell of the body। मतलब ऑक्सीजन भी ब्लड कैरी करता है। ऑक्सीजन कहां से? लंग टू ऑल सेल्स, मतलब वेरियस सेल्स, जहां तक पहुंचना है हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड करता है। ब्लड अब यहां पर हम लोग करेंगे इट ट्रांसपोर्ट, और दूसरा क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर द रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। इसमें ये ट्रांसपोर्ट वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है, और कहां ट्रांसपोर्ट करेगा? जहां से उसका बॉडी में से रिमूवल हो जाए। तो यहां पर हम लोगों ने देखा ब्लड क्या है? तो ब्लड इज अ फ्लूइड दैट फ्लोज इन ब्लड वेसल। ब्लड एक फ्लूइड है जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है।
Blood transports substance like digested food from small intestine to different part of the body. Small intestine why? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है और ये ब्लड जो है हमारा कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू सेल्स ऑफ द बॉडी, लंग से सेल की तरफ ले जाता है। अब इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट जो भी बनते हैं वो अगर शरीर में एक्यूमुलेट हो जाए तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। ये ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम देयर बॉडी, और वहां से बॉडी से उसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं। ब्लड का ही मेन फंक्शन है ये। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड, खेती मेन ब्लड के बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज ब्लड? सर्कुलेटरी सिस्टम में यहां पर है ब्लड, ये हो गया आपका ब्लड। ब्लड क्या है इसके बारे में? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ, ब्लड पहला चीज हम बताएंगे कि ब्लड इज कंपोज्ड, ब्लड इज composed of fluid called plasma, fluid called plasma. Blood is composed of fluid called plasma in which different types of cells are suspended. देखिए इसमें क्या है कि ब्लड कंपोज होता है फ्लूइड से। ब्लड जो होता है वो किससे कंपोज होता है? फ्लूइड से कंपोज होता है, जिसको कहते हैं प्लाज्मा। इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, उसमें अलग अलग तरह के सेल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। तो ब्लड कंपोज ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा, फ्लूइड पार्ट जो ब्लड का होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, और जो सेल्स होते हैं उसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं। तो उसमें बहुत तरह के सेल्स होते हैं। तो हम लोग बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये आपका ब्लड वेसल्स है, दिस इज योर ब्लड वेसल्स, ये मान लीजिए ये एक ब्लड वेसल्स है आपका, दिस इज ब्लड वेसल्स, सॉरी यहां पर ये आपका हुआ ब्लड वेसल, दिस इज ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल के अंदर एक फ्लूइड पार्ट होता है, फ्लूइड। देखिए ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है? ये फ्लूइड पार्ट, दिस इज फ्लूइड पार्ट, ये फ्लूइड पार्ट का है। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्या चीज कंपोज है? फ्लूइड। तो ये टोटल जो हो गया ये फ्लूइड हो गया। ब्लड के अंदर एक फ्लूइड पार्ट है, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड। ये ब्लड के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको? टोटल फ्लूइड दिखाई दे रहा है। तो यहां पर ये जो फ्लूइड है वो हो गया प्लाज्मा। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। और उसके अंदर की बात की जाए तो उसके अंदर बहुत सारे सेल सस्पेंडेड होते हैं। तो सेल जो सस्पेंडेड है, मान लीजिए कि ये एक सेल हो गया आपका, दूसरा सेल ये हो गया, और तीसरा सेल ये हो गया। तो पहला चीज इसमें सेल सस्पेंडेड होते हैं। तो सेल जो सस्पेंडेड है, तो पहला सेल ये सस्पेंडेड सेल्स, ये भी सस्पेंडेड सेल, ये भी सस्पेंडेड सेल। तो प्लाज्मा के अंदर सेल सस्पेंडेड होते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका जो हो गया सेल आरबीसी, ये जो सेल हो गया ये हो गया डब्ल्यू, ये प्लेटलेट्स, और ये जो हो गया ये हो गया WBC। तो देखिए इसी तरह का सारा इसके अंदर जो होता है वो सेल फ्लोट करते रहता है। विभिन्न ऑल दीज सेल्स फ्लोट इनसाइड द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर सब यही है, कोई RBC है, कोई WBC है, कोई प्लेटलेट्स है। तो प्लाज्मा के अंदर फ्लूइड सेल्स जो होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं। तो हमने बताया कि यहां पर ये फ्लूइड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं, और ये तीन तरह के सेल्स इसमें हैं। कौन कौन? RBC, इसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं, रेड ब्लड
सेल, और WBC इसको व्हाइट ब्लड सेल, WBC को व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। यहां पर देखिए कि ब्लड में 3 तरह के सेल हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, और इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो इसमें 3 तरह के सेल फ्लोट होते हैं और लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा बोलते हैं। मतलब टोटल अगर ब्लड की बात की जाए तो ब्लड क्या होता है, ब्लड इज इक्वल टू, ब्लड क्या हो गया, ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल, ब्लड सेल्स। ब्लड में क्या, ब्लड क्या चीज हो गया, ब्लड हो गया प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा जो है अकेले, ये प्लाज्मा लिक्विड पार्ट अकेले 55% कंट्रीब्यूट, 55% ऑफ टोटल ब्लड, टोटल ब्लड का 55% जो है प्लाज्मा है, और टोटल ब्लड का 45% जो है वो ब्लड सेल्स है। तो ब्लड सेल्स को और हम लोग कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट। जितने भी ब्लड सेल्स हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, उनका दूसरा नाम होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड कॉर्पोसल्स, ब्लड कॉर्पोसल्स, ये ब्लड कॉर्पोसल्स हो गए। तो ये था हमारा ब्लड का कंस्टिट्यूशन। 55% प्लाज्मा रहता है और 45% ब्लड सेल्स होते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे इस क्लास में। तो ब्लड का एक और, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा एंड द सेल्स गेट सस्पेंडेड इन इट। ब्लड में फ्लूइड जो पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, और बाकी जो सेल होते हैं उसके अंदर सस्पेंड होते हैं। पूरे ब्लड, ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो पूरे ह्यूमन बॉडी, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 से 5.5 लीटर ब्लड ऑन एवरेज रहता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो फ्लो होने वाले ब्लड्स हैं उनका वॉल्यूम होता है 5 to 5.5 लीटर। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, ब्लड की चर्चा कर रहे हैं तो ब्लड का एक और डेफिनेशन जो आपको अन्य हायर क्लास में मदद करेगा। तो ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज फ्लूइड, फ्लूइड कनेक्टिव, ये भी एक डेफिनेशन ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ये ब्लड को बोल सकते हैं कि ब्लड इज मोबाइल, और यू कैन राइट ब्लड इज मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू, मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड मोबाइल होते हैं, मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। ह्यूमन बॉडी blood measures about 5.5 liter. Blood in an adult, it measures about 5 to 5.5 लीटर। ये 5 से 5.5 लीटर मेजर करता है। और हमारा ब्लड जो है, नेचर ऑफ ब्लड, नेचर ऑफ ब्लड इज, ये हो गया स्लाइटली एल्कलाइन। इसका नेचर कैसा होता है, स्लाइटली एल्कलाइन। मतलब ब्लड में अगर लिटमस पेपर डालिएगा, रेड लिटमस पेपर, तो कैसा हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा। रेड लिटमस पेपर विल टर्न ब्लू, दैट मीन्स ये क्या हो गया, स्लाइटली एल्कलाइन है। इसका स्लाइटली एल्कलाइन के पीछे वो बेसिक नेचर में है, स्लाइटली अल्कलाइन नेचर में है। वाटर सोल्युबल बेसेस आर कॉल्ड अल्कली। तो वही बात है कि ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। ये चीज एक नोटिस कीजिएगा, आगे काम करेगा। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, हमारा पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज इक्वल टू 7.4 होता है। देखिए, जब पीएच इज इक्वल टू 7 होता है तो वो एसिडिक हो जाता है। जब पीएच इज इक्वल टू ग्रेटर देन 7 होता है तो वो बेसिक होता है। अब pH इज इक्वल टू 7 तो वो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल। और pH का वैल्यू ग्रेटर लेस देन 7 हो जाता है तो वो हो जाता है एसिडिक। क्या हो गया ये, एसिडिक। तो हमारा जो ब्लड है उसका नेचर होता है बेसिक, दैट इज इसका pH जो होता है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7, सो बेसिक। तो यहां पर नेचर ऑफ ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन।
पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज 7.4 और ब्लड एवरेज किसी मनुष्य के अंदर जो औसत ब्लड है वो जो है 5 से 5.5 लीटर के बीच में होता है। यहां पर ये बात थी। तो ब्लड के बारे में जो बता रहे थे हम, तो ब्लड में हम लोगों ने क्या बताया, ब्लड में हमने बताया कि ब्लड किन दो चीज का बना है, एक फ्लूइड पार्ट का, एक सेल का। तो ब्लड में प्लाज्मा पहला चीज होता है, प्लाज्मा। अगर ब्लड का प्लाज्मा का बात करेंगे तो प्लाज्मा अकेले 55% ऑफ टोटल ब्लड, टोटल ब्लड का 55% हिस्सा प्लाज्मा के द्वारा होता है। और सेल्स में कौन कौन हो गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सेल्स, ब्लड सेल्स या इसको कहिए फॉर्म्ड एलिमेंट या इसको बोलिए ब्लड कॉर्पोसल्स। तो इसमें क्या होता है, ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, 45% ऑफ टोटल ब्लड। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन हो गए, फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके हो गए आरबीसी हो गए, इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, इसको आरबीसी। डब्ल्यूबीसी हो गया, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। और तीसरा हो गया ल्यूकोसाइट मतलब प्लेटलेट्स, एक तीसरा हो गया प्लेटलेट्स, इसको प्लेटलेट्स और इसको थ्रोम्बोसाइट, दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। तो इसमें क्या हो गया, थ्रोम्बोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और इसको बोलते हैं हम लोग इरिथ्रोसाइट। एक हो गया इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ये हो गया। तो दीज आर द वेरियस सेल्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड के वेरियस सेल्स है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, जिसमें ब्लड का हमने क्या बताया कि 55% प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा की बात की जाए तो ये प्लाज्मा अगर हम देखें, ये ब्लड सेल में हमने बताया कि फ्लूइड ये अकेले जो फ्लूइड इसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड बह रहा है, ये आपका ब्लड वेसल्स है। देखिए ये ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो ब्लड वेसल्स के जो अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसमें जो हो गया, इसका 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा में 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा ये बना होता है फॉर्म्ड ऑफ वाटर। अगर सवाल होता है कि प्लाज्मा का 90 से 92% भाग क्या चीज का बना होता है, वाटर का होता है, और जिसमें इसमें कुछ छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं। एंड प्रोटीन कितने कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट इसमें 6 to 8% प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट होता है इसमें 6 से 8%। तो ये था हमारा ब्लड के बारे में। अब हम लोग चलेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। हमने प्लाज्मा के बारे में बताया कि प्लाज्मा जो है टोटल ब्लड का 55% हिस्सा होता है, और जिसमें अगर उस प्लाज्मा का अगर हम देखें तो प्लाज्मा में 90 से 92% प्लाज्मा का जो होता है वो वाटर से बना होता है, और 6 से 8% जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। अब हम लोग चलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की तरफ। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मींस जो वैसा एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट सेल्स हो गए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन प्लाज्मा में कौन कौन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन प्लाज्मा इज, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन प्लाज्मा कौन कौन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन प्लाज्मा। अब यहां पर बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन प्लाज्मा में अलग अलग तरह के सेल। तो यहां पर बात करेंगे कि जो भी हमारा ब्लड है, तो ब्लड के बारे में जो हमने बताया, ब्लड में बताया कि ब्लड जो है वो फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। तो वो फ्लूइड में अगर हम देखा जाए तो उसमें जो लिक्विड पार्ट होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा, और उसके अंदर सेल जो सस्पेंडेड होते हैं तो वो फॉर्म्ड एलिमेंट कहलाते हैं, या ब्लड कॉर्पोसल्स कहलाते हैं, या ब्लड सेल्स कहलाते हैं।
तो प्लाज्मा अकेले कंट्रीब्यूट करता है 55% ऑफ द टोटल ब्लड का 55% अकेले प्लाज्मा है और 45% जो है वो ब्लड सेल्स है। तो 55% प्लाज्मा का भी उसका अगर देखा जाए तो 55% प्लाज्मा का भी जो 90 to 92% है वो वाटर का बना होता है। मतलब प्लाज्मा मूल रूप से 90 से 92% वाटर का बना होता है। प्लाज्मा कहने का अर्थ है कि अगर ब्लड सेल्स को हटा दिया जाए तो जो बाकी बचा फ्लूइड है वो प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा को देखिएगा तो इसमें इसका 90 to 92% वाटर होगा और रेस्ट 6 to 8% इसमें प्रोटीन होते हैं। तो हमें जिस चीज की चर्चा करनी है स्टूडेंट्स, तो वो सबसे बड़ा चीज है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन प्लाज्मा में कितने तरह के सेल्स होते हैं। तो प्लाज्मा में जो सेल्स होते हैं वो है, पहला डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन प्लाज्मा आर कॉल्ड ब्लड कॉर्पसूल्स। तो सेल्स ऑफ प्लाज्मा आर कॉल्ड, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में पहला क्या है, आरबीसी। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसूल्स और यू कैन ऑल्सो से इरिथ्रोसाइट, चूंकि इरिथ्रोसाइट। तो इसमें क्या होता है कि इसके बढ़ने या घटना कभी आप लोग घर में देखा होगा कि रिपोर्ट्स डॉक्टर्स के जो होते हैं TCDC, दैट इज टोटल काउंट और डिफरेंशियल काउंट में इन्हीं सभी एलिमेंट्स का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो TCDC रिपोर्ट, TCDC मतलब टोटल काउंट डिफरेंशियल काउंट। तो यहाँ पर पहले हम लोग पढ़ रहे हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में। तो रेड ब्लड सेल्स कॉल्ड रेड ब्लड कॉर्पसूल्स और इरिथ्रोसाइट्स। तो इसमें बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन प्लाज्मा आर कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा आर कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्म्ड एलिमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन प्लाज्मा आर कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लड कॉर्पसूल्स, मतलब उस सेल को ही बोलते हैं। देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट बोलिए, ब्लड कॉर्पसूल्स बोलिए, ब्लड सेल्स बोलिए, तो ये सब एक ही चीज है। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। मतलब ब्लड सेल्स 3 तरह का हो गया, यानी ब्लड कॉर्पसूल्स 3 तरह का हो गया। तो ब्लड सेल्स में पहले आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स पर हम लोग बात करेंगे। इरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट, इसमें क्या होता है खास बात, इट कंटेन्स रेड पिगमेंट। इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन बाइंड विथ ऑक्सीजन। देखिए आरबीसी में जो होता है, आरबीसी में एक रेड पिगमेंट होता है। मान लीजिए सेल है तो इसमें एक रेड पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन से क्या करता है, आसानी से जुड़ जाता है +O2 और ये बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2। तो हमारे हीमोग्लोबिन का सबसे बड़ा काम क्या है कि बाइंड्स विथ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन का क्या काम है, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। यहां पर ध्यान देंगे बच्चों कि हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, बाइंड विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन से और ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी पार्ट्स में। अगर मान लीजिए कि शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली सेल्स, एंड अल्टीमेटली कहां पर लेकर चल जाता है, अल्टीमेटली टू द सेल। अगर मान लीजिए कि हमारे सेल में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ऑक्सीजन उससे बाइंड नहीं हो पाता। मान लीजिए कि ये सेल है Hb, और अगर यहां पर हम ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाता, उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता।
तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी एंड अल्टीमेटली टू सेल। ये बॉडी के हर एक भाग में हीमोग्लोबिन से जुड़कर और पूरे सेल में चला जाता है। मान लीजिए कि अगर आपके शरीर में सेल्स में आरबीसी में अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो वो किससे जाके जुड़ेगा, सबसे पहला सवाल। तो ऑक्सीजन जुड़ता है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप होता है और बाइंड अप होकर के ब्लड के साथ फ्लो हो जाता है और वहां पहुंच जाता है जहां इसको जाना चाहिए, मतलब एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, जहां पर भी इसकी रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचता है। अच्छा, अब जो है it will be difficult for oxygen efficiently, it will be difficult to provide oxygen efficiently to all cells without hemoglobin। अगर हीमोग्लोबिन नहीं हो तो ये बहुत बड़ी कठिनाई हो जाएगी हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना। तो it will be, you should write here, it will be difficult, ये क्या हो जाएगा, difficult to provide oxygen, to provide oxygen, it will be difficult to provide oxygen efficiently to all part or to all the cells, efficiently to all the cells, it will be difficult to provide oxygen efficiently to all cells of body without हीमोग्लोबिन के एब्सेंस में, विदाउट हीमोग्लोबिन एंड मेक्स, जो कि आपके ब्लड को कलर को रेड करता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन का एक और काम है कि हीमोग्लोबिन मेक्स कलर ऑफ आवर ब्लड रेड। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड का जो कलर होता है, रेड कलर ऑफ आवर ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मुख्यतः आयरन से युक्त प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन रहता है और हीमोग्लोबिन मेक्स कलर ऑफ आवर ब्लड रेड। और नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन, देखिए सब चीज का अपना अपना शरीर में नॉर्मल रेंज होता है। हीमोग्लोबिन है तो ठीक है, ये भी औसत से अधिक नहीं होना चाहिए और एवरेज से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ हेल्दी एडल्ट पर्सन इज फ्रॉम ये हेल्दी एडल्ट पर्सन में जो हीमोग्लोबिन का मात्रा है इज फ्रॉम यू कैन राइट 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर बात करें कि नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन इज 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर। डीएल का वो यहाँ पर डेसीलीटर कहते हैं। एक डेसीलीटर में 12 से 18 ग्राम होना चाहिए। तो सबसे बड़ा चीज है कि हीमोग्लोबिन कंटेंट 12 से 18 ग्राम डेसीलीटर में इसको मेजर किया जाता है। एक एवरेज हेल्दी एडल्ट पर्सन के साथ ये कंडीशन होना चाहिए। डिफिशियंसी ऑफ, अगर मान लीजिए कि किसी तरह से सपोज हमने क्या बताया कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, बाइंड्स विथ ऑक्सीजन। अगर मान लीजिए कि हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, हीमोग्लोबिन आपके शरीर में किसी तरह से कम हो गया, तो किसका अभाव हो जाएगा, आपको किस चीज से आप लैक करेंगे, तो दिस विल बी ऑक्सीजन। वहां पर ऑक्सीजन क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम हुआ मतलब ऑक्सीजन के जुड़ने की क्षमता, आपके शरीर में ऑक्सीजन भी कम हो रहा है। इफ हीमोग्लोबिन इज लैकिंग, इसका अर्थ है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी भी कम होते जा रही है। तो ऑक्सीजन जब कम होते जा रहा है तो इससे आपको क्या सबसे बड़ा सीख मिलेगा कि आपके रेस्पिरेशन पर प्रभाव पड़ेगा। यू विल हैव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यू विल हैव रेस्पिरेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम होने लगेगा। सो बच्चों यहाँ बता रहे हैं कि हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन। अगर किसी तरह से एक नॉर्मल
हेल्दी एडल्ट पर्सन का हीमोग्लोबिन 12 से 18 ग्राम 1 डेसीलीटर में होता है। अगर हीमोग्लोबिन किसी तरह से आपके ब्लड में कम होता है तो इसका अर्थ है आपके रेस्पिरेशन से संबंधित, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन से क्या करता है, बाइंड अप करता है और पूरे बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो वहां रेस्पिरेशन से प्रॉब्लम है, रेस्पिरेशन संबंधी प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, आप थके थके महसूस होने लगेंगे। तो यहां पर कि डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, डिक्रीज अमाउंट ऑफ hemoglobin means respiratory problem, रेस्पिरेशन से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको टायर्ड महसूस करने लगेंगे, यू फील टायर्ड, आप कैसे महसूस होंगे, टायर्ड, थके थके महसूस होंगे, यू विल फील टायर्ड, आप टायर्ड महसूस करेंगे। और तीसरा कि आपका जो है शरीर जो होगा पेल व्हाइट, मतलब कि पेल व्हाइट दिखने लगेगा हीमोग्लोबिन के डिफिशियंसी से, योर फिगर विल लुक पेल, सादा सादा एंड व्हाइट हो जाएगा, आप हमेशा थके थके महसूस करते हुए पाए जाएंगे। ये था हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कितने अमाउंट में चाहिए नॉर्मल एडल्ट पर्सन को, मीन्स लगभग 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से। हीमोग्लोबिन का कम होना मतलब ये ब्रीदिंग से संबंधित है, आपका ब्रीदिंग अफेक्टेड होगा, आप टायर्ड महसूस होना शुरू हो जाएंगे, आपका चेहरा सादा होने लगेगा एंड लैक ऑफ एनर्जी, आप हमेशा बिना एनर्जी के महसूस करेंगे। हीमोग्लोबिन के डिफिशियंसी से क्या हो गया, यहाँ पर देख लीजिए, नोटिस कर लीजिए, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन leads to a breathing problem, दूसरा आप फील करेंगे टायर्ड, आप जो है you will be less energetic, आप बहुत कम एनर्जेटिक महसूस कर पाएंगे। और इसमें लीड्स टू रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ये क्या करता है, रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इससे घट जाती है। और हेमोग्लोबिन कम होने से शरीर में जो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता है वो थोड़ा कम पड़ने लगती है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, मनुष्य थका थका महसूस होने लगता है और आपका शरीर में ऊर्जा कम महसूस होने लगेगा। पर्सन लुक पेल एंड लूज वेट, और पर्सन क्या करेगा, कैसा दिखेगा, पर्सन लुक पेल, यहां पर देखिए, पर्सन लुक पेल, सादा, लुक पेल, पर्सन लुक पेल एंड विल लूज वेट, और वेट को क्या हो जाएगा, उसका वेट कम हो जाएगा। अब यहां पर देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो गया, तो वी आर स्टडिंग अबाउट ब्लड, सो क्लास 7 और चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में पढ़ रहे हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को भी हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अब जो हम लोग चल रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड्स, जैसे कि मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन है ब्लड में, Hb किसको नोट कर रहे हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड सेल्स में ये जो है ये हीमोग्लोबिन है। अगर दो चीज है यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स मोर स्ट्रांगली विथ हीमोग्लोबिन, तो ये जो होगा हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तेजी से बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाएगा, वेरी स्ट्रांग बॉन्डिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स more strongly with हीमोग्लोबिन। देखिए यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड है
और ऑक्सीजन है, दोनों हीमोग्लोबिन के लिए ही संघर्ष करेंगे कि कौन जुड़ेगा। लेकिन आपको यह जानकर बहुत हैरान होगी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में है और ऑक्सीजन के वातावरण में है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स मोर स्ट्रांगली विथ हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन, देन किसके रेस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। मतलब कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो है हीमोग्लोबिन प्लस यहां पर CO यहां पर O2, तो ये जो बाइंड करेगा ये 200 टाइम्स मोर फास्टर देन ऑक्सीजन। मतलब इस ऑक्सीजन के तुलना में ये हीमोग्लोबिन जो है वो 200 गुना तेज रफ्तार से कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ेगा। मतलब इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन की जो होती है वो 200 टाइम्स ज्यादा तेज हो जाती है हीमोग्लोबिन से जुड़ने के लिए। सो ऑक्सीजन के साथ कंपीट करते समय कार्बन मोनोऑक्साइड जीत जाता है। इसलिए हमें ज्यादा वैसे वातावरण में रहने चाहिए जहां पर ज्यादा ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में जाने पर हम फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सफोकेशन एंड अल्टीमेटली अगर ज्यादा देर तक रह गए तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ। तो ये जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करेंगे लंबे समय तक, then person become unconscious and even die if you live in the environment of carbon monoxide। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में लंबे समय तक रह रहे हैं तो क्या होगा कि you will have a breathing problem and you will ultimately die because carbon monoxide is poisonous because it combines with your hemoglobin 200 times more faster than oxygen। ऑक्सीजन से 200 गुना फास्ट जो है हीमोग्लोबिन वो रिएक्ट करता है। अब बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि कार्बन मोनोऑक्साइड नॉर्मल एडल्ट मैन इरिथ्रोसाइट्स की बात करते हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट आरबीसी। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल्स, इसको हम लोग कहे रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और इसको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पोसल्स और इसको बोलते हैं हम लोग इरिथ्रोसाइट। ये इरिथ्रोसाइट्स है, ये इरिथ्रोसाइट्स। तो इसमें क्या होता है कि अबाउट 5 to 5 ये कितना होता है, अबाउट 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। देखिए ये आरबीसी जो है वो कैसा है कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी रेड क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन इन आरबीसी मेक्स रेड ब्लड सेल्स अपीयर्स रेड। तो अबाउट 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड जो होता है वो आपका आरबीसी होता है। आरबीसी कितना होता है, 5 to 5.5 मिलियंस ऑफ टोटल ब्लड। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना होता है, ये हो गया 120 डेज। हमारे आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन और लगभग यू कैन से 4 मंथ। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है कितना होता है, लगभग 120 दिन और 4 मंथ कह सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, देखिए क्या बताया हमने कि हमारे शरीर के में जो आरबीसी का काउंट है वो 5 से 5.5 मिलियन होता है आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर में, यहां पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। अब इसमें लाइफ स्पैन आरबीसी का बात करें तो लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है जो कि गिन करके 4 मंथ के बराबर होता है। अब यहां पर एक चीज और स्टूडेंट नोटिस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबी मतलब रेड ब्लड सेल्स, इज
कॉल्ड इरिथ्रोपायोसिस। इसको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोयोसिस। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग इरिथ्रोपायोसिस कहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी चीज है, आरबीसी के निर्माण के समय कुछ और ऐसे चीज हैं जो उनको बनने में सहायक पहुंचाते हैं, जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, some proteins are essential for the formation of hemoglobin। तो आरबीसी में फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपायोसिस। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी को 120 से 4 मंथ इतना रहता है। और जहां आरबीसी मरता है दैट इज कॉल्ड ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। तो ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी इज, यहां पर ये नोटिस कीजिएगा, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी इज योर स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है उसको कहते हैं हम लोग ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी जहां डाई ऑफ होता है उसको बोलते हैं ग्रेव यार्ड। आयरन प्रोटीन, नोट पॉइंट कीजिएगा, आयरन प्रोटीन आयरन हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन B12 इसको क्या कहते हैं? साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं। एंड फॉलिक एसिड्स आर एसेंशियल फॉर द formation of हीमोग्लोबिन। देखिए यहां पर क्या क्या चीज जरूरी होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए? आयरन जो कि हरी साग सब्जियों में मिलता है, प्रोटीन मिल्क वगैरह में, विटामिन B12 नॉन वेज फूड में खासकर, इसको साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं। ये कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है, विटामिन B12 इज कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। फिर फॉलिक एसिड्स, ये भी साग सब्जी में मिल जाएगा। एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये भी हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ही अनिवार्य हैं। दे आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जहां भी हीमोग्लोबिन की कमी की बात कही जाएगी तो इस तरह के विटामिन के सिरप डॉक्टर प्रेफर करते हैं फॉर ऑल दोज जिसमें कि हीमोग्लोबिन कम हो, आयरन कम बन रहा हो। तो ये चीज हुआ। अब हम लोग चलते हैं हीमोग्लोबिन के बाद यहां पर आ रहे हैं कि यहां सबसे बड़ा सिस्टम की बात है कि अब हम लोग चलेंगे कि यहां पर कि पीपल लिविंग इन हिल्स। अब मान लीजिए कि जहां लोकेशन के आधार पर अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के एडेप्टेशंस होते रहते हैं। जहां पर वहां पर जैसे कि मान लीजिए कि कहीं ऐसे जगह पर हम हैं जहां ऑक्सीजन कम है, मीन्स उसका क्लाइमेट ऐसा बना हुआ है कि वहां ऑक्सीजन कम ही आपको मिलेगा। जैसे कि हिल स्टेशंस वगैरह में अगर आप जाइएगा, हिली एरिया में जहां भी अभी भी लोग सरवाइव कर रहे हैं, तो उनके बॉडी में जो ब्लड सेल्स होते हैं हम लोग की तुलना में ज्यादा होते हैं, बिकॉज वहां पर कम ऑक्सीजन में उसको एडॉप्ट करना होता है। सो वैसे बॉडी सेल में आरबीसी की संख्या ज्यादा होगी, हीमोग्लोबिन कंटेंट भी अधिक होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, पीपल लिविंग इन हिल हैव मोर आरबीसी। पीपल लिविंग इन हिल्स, जैसे कि देखिए अगर जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं, पीपल लिविंग इन हिल्स हैव मोर आरबीसी। जो हिल्स में होते हैं उनमें आरबीसी की संख्या क्या होती है, जरूरी ज्यादा होती है। टू को विथ लेस ऑक्सीजन content in air, less oxygen content in air। देखिए उन क्षेत्रों जैसे पहाड़ी क्षेत्र में लोगों के पास जो आरबीसी होता है वो संख्या में हम लोग जैसे प्लेन में रहने वाले लोगों की संख्या की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। क्यों ऐसा बहुत ज्यादा होता है? इसलिए होता है कि उनको हमेशा लड़ना पड़ता है वहां के वायुमंडल के लेस ऑक्सीजन से। जितना हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है उतना उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं
नहीं मिल पाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि उनके बॉडी का खुद का एडाप्टेशन है कि उनके बॉडी में सबसे पहले उनके सेल्स का निर्माण हो गया, बहुत ज्यादा सेल बन गया, और सेल बनने से क्या होता है कि वो कम हो गया, ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में कम है उसकी क्षतिपूर्ति दूर हो गई। तो ये चीज होता है हिली एरियाज में। अब हम लोग चलेंगे कि दूसरे ब्लड सेल्स के बारे में, और दूसरे ब्लड सेल्स का नाम है, हम लोग जानते हैं, दिस इज नोन एज WBC। WBC, और इसको बोलते हैं बच्चों व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, और इसको बोलते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट, इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये दूसरा हमारा ब्लड सेल कौन आ गया, फॉर्म्ड एलिमेंट। दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो आपका WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, और ल्यूकोसाइट्स है। तो ल्यूकोसाइट्स, WBC, ये सब क्या काम करता है कि सबसे बड़ा चीज है कि WBC जो होता है वो फाइट अगेंस्ट जर्म, ये कीड़ों जितने भी हमारे अंदर शरीर में आने वाले हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उससे लड़ने का काम करता है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर का नुकसान पहुंचाते हैं उनसे लड़ने का काम करता है। और हमारे शरीर में भी इम्यूनिटी का सबसे बड़ा ये इनका योगदान होता है। अगर इनकी संख्या किसी तरह से ब्लड में बढ़ गई है तो बढ़ने के पीछे इनका आक्रामक रवैया, मतलब वैसे सब्सटेंस हमारे बॉडी में हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वैसे केसेस में इनकी संख्या बढ़ जाती है। और बढ़ने के पीछे क्या है कि माइक्रोब्स और जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है उनको अपने बॉडी से निकालना। तो जब ये संख्या में बढ़ जाते हैं तो वैसे केस में हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। WBC अपने संख्या को बढ़ाते हैं, इसमें हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम समझते हैं खुद को कि वी हैव बीन इन्फेक्टेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शिकार हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि WBC के सबसे पहले these white blood cells are colorless। ये कैसे होते हैं बच्चों, ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस। हमने RBC के बारे में क्या पढ़ा था, ये कलर्ड होता है। इट इज कलरलेस बिकॉज, बताइए RBC क्यों कलर्ड था, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन था। ये कलरलेस क्यों है, बिकॉज इट हैज नो हीमोग्लोबिन, इट हैज नो हीमोग्लोबिन, इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए ये कलर होता है। दे फाइट अगेंस्ट जर्म, ल्यूकोसाइट का क्या काम होता है, दे फाइट अगेंस्ट जर्म्स। ये क्या करते हैं, ये फाइट करते हैं जर्म्स दैट में एंटर आवर बॉडी, दैट में एंटर, ये जो हमारे बॉडी में एंटर करने वाले जर्म हैं उनसे ये लड़ने का काम करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि एक कहानी की तरह कि एक लड़का दौड़ते हुए गिर जाता है, उसके केहनी में चोट लग जाती है, तो देखता है कि वहां काला जैसा स्पॉटिंग हो गया है, एकदम क्लॉट जमा हुआ स्थिति। तो जमा हुआ स्थिति क्या है, तो ये जो है ये हमारे अलग टाइप का सेल है जिसको कहते हैं हम लोग प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो WBC के बाद तीसरा फॉर्म्ड एलिमेंट, ये क्या हो गया, तीसरा फॉर्म्ड एलिमेंट या तीसरा ब्लड कॉर्पस्कल्स हो गया प्लेटलेट्स। तो जो भी जमा हुआ वो प्लेटलेट्स के कारण हुआ, ब्लड जो जमा वो ड्यू टू प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स नहीं होते तो क्या होता, ब्लड फ्लो करता रहता आपका। प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये थ्रोम्बोसाइट क्या होते हैं, तो थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, थ्रोम्बोसाइट। अब यहां पर पढ़ रहे हैं थ्रोम्बोसाइट। ये थ्रोम्बोसाइट क्या है, तो थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं कि थ्रोम्बोसाइट्स दे आर नॉर्मली these are blood cells। ये blood cells होते हैं which may range from यहां कहां से, 1.5 लाख से, ये रेंज करते हैं 1.5 लाख to 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब। और देखिए ये क्या 1.5 लाख से मतलब ये आपका होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख,
2350 लाख मिलीमीटर क्यूब, मतलब क्यूबिक मिलीमीटर में। प्लेटलेट्स ऑफ ब्लड, प्लेटलेट्स ये क्या करते हैं देखिए बच्चों, प्लेटलेट्स ऑफ ब्लड में रिलीज, प्लेटलेट्स ऑफ ब्लड, प्लेटलेट्स ऑफ ब्लड में रिलीज वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, वेराइटी ऑफ सब्सटेंस। उन प्लेटलेट से बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस निकलते हैं जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, which helps in the clotting of blood, which helps in clotting of blood, जो ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करता है, helps in clotting of blood, ब्लड को जमने में मदद करता है। वो कौन से फैक्टर कहां से निकलते हैं, तो वो प्लेटलेट से ही निकलते हैं। तो प्लेटलेट से निकलने वाले जो फैक्टर होते हैं वो ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करते हैं। हमारे ब्लड को क्लॉटिंग में मदद करते हैं कौन, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स helps in the clotting of blood. ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट्स। अब यहां पर ये क्लॉटिंग में मदद करता है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स। अब पढ़ेंगे हम लोग क्लॉटिंग टाइम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लॉटिंग टाइम्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर है क्लॉटिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, जम ब्लड जमने के समय को कहते हैं क्लॉटिंग टाइम। देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप कहीं दौड़ते हैं, चलते हैं, दौड़ते चलते समय कहीं चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद वहां से ब्लड गिरना शुरू हो जाता है। तो ब्लड देखिए कुछ समय के बाद अपने आप उसका बहना रुक जाता है। तो जितने समय में ब्लड बहना रुक जाता है उसको कहते हैं हम लोग क्लॉटिंग टाइम। तो क्लॉटिंग टाइम मतलब एक खास समय इंटरवल में आपका ब्लड का फ्लो ऑटोमेटिक रुक जाता है। तो जितना समय में ब्लड का फ्लो होना रुक जाता है उसको बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम। तो क्लॉटिंग टाइम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज द टाइम, ये क्या है, इट इज द टाइम, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्लड, रिक्वायर्ड for blood, it is the time required for blood to coagulate, it usually varies from 3 to 8 मिनट, from 3 to 8 मिनट। मतलब हमारा क्लॉटिंग टाइम का जो रेट है, हमारा क्लॉटिंग टाइम का, ब्लड के क्लॉटिंग टाइम का जो समय है वो 3 मिनट से लेके 8 मिनट तक होना चाहिए। 3 से 8 मिनट तक अगर ब्लड क्लॉट नहीं करता है तो कोई ना कोई डिजीज है, दिस इज ए डिजीज कंडीशन। तो पहला चीज कि हमने पढ़ा कि कौन सा सेल्स आपको ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स में, फाउंड एलिमेंट में प्लेटलेट्स एक ऐसे सेल्स हैं जो आपको ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। क्लॉटिंग टाइम क्या होता है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्लड टू कोagulate, इट यूजुअली वेरीज फ्रॉम 3 to 8 मिनट, मतलब 3 से 8 मिनट तक के समय में आपके ब्लड को क्लॉट हो जाना जरूरी है। और क्लॉटिंग के लिए कौन सा सेल्स है, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स के अलावा एक और विटामिन है जो हेल्प करता है आपको ब्लड क्लॉटिंग में। तो ब्लड clotting is done by blood platelets। एक तो blood platelets करता है, platelets, and other is विटामिन के। क्या होता है ये, विटामिन के। विटामिन के का नाम सुने होंगे, हम पढ़ा चुके हैं। इसको फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं। इसका केमिकल नेम फाइलोक्विनोन है। तो ये भी एक विटामिन है, फाइलोक्विनोन। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये क्या हो गया, फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन के इज फैट सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ये भी क्या होता है, विटामिन के, एक तो आपका ब्लड प्लेटलेट्स है और विटामिन के भी जो होता है
विटामिन के इज एसेंशियल, ये क्या है, एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के का होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन के इज वेरी एसेंशियल फॉर ब्लड टू क्लॉट, ब्लड को क्लॉट करने के लिए विटामिन के बहुत ही एसेंशियल। तो अब हम लोग विटामिन के एसेंशियल को जाने। अब एक होता है कोगुलेट करने वाला सब्सटेंस हो गया, और दूसरा होता है एंटी कोगुलेंट। जैसे कि मान लीजिए ये ब्लड है, तो इसको कोगुलेट करा दिए, ब्लड क्या हो गया, ब्लड ये जाम हो गया, तो किसके चलते, प्लेटलेट्स कोगुलेट कराया, प्लेटलेट्स पे ब्लड को कोगुलेट कराया, विटामिन के कारण ब्लड कोगुलेट हुआ, विटामिन के भी ब्लड को क्या कराया, तो एक प्लेटलेट्स ब्लड को कोगुलेट किया, विटामिन के मतलब कोगुलेट मतलब अब ब्लड वहां से नहीं जम पाएगा, एकदम क्लॉट कर गया है पूरा, जम क्लॉट। तो अब जो है एक होता है, ये होता है कोगुलेटिंग, मतलब ये क्या होता है, इसको क्लॉटिंग एजेंट हो गया, ये क्लॉटिंग एजेंट, ये क्लॉटिंग एजेंट हो गया जो उसको क्लॉट करा दिया। अब दूसरा चीज होता है एंटीकोगुलेटिंग, एंटीकोगुलेंट क्या होता है कि जैसे कि जो ब्लड क्लॉट हुआ है उसको नहीं क्लॉट होने दे, ब्लड को नहीं क्लॉट होने दे। ये क्लॉट है, मान लीजिए ब्लड पाइप है, ये ब्लड क्लॉट है, तो एंटीकोगुलेंट जैसे इसमें जाएगा तो इसको क्लॉट को तोड़ देगा, क्लॉट को हटा देगा, वो क्लॉट नहीं होने देगा, ब्लड को जमने नहीं देगा। नॉट अलाउ ब्लड टू कोगुलेट, मतलब एंटीकोगुलेंट क्या करेगा, इट विल नॉट अलाउ ब्लड टू कोगुलेट, जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि अंडा का जो रहता है कच्चा अंडा, तो उसमें लिक्विड पार्ट होता है, तो लिक्विड पार्ट क्या है, इसमें क्लॉट नहीं है, जैसे गर्म करते हैं तो वो जम के इकट्ठा हो जाता है, तो वो कोगुलेट हो गया। तो उसी तरह से कोगुलेट अगर हो गया तो उसको जो है नहीं होना है, उसको नहीं करने देना है, तो उसको रोकने वाला जो चीज है उसको बोलते हैं एंटीकोगुलेट, जो कि उसको कोगुलेट नहीं होने दे। तो यहाँ पर कोगुलेट नहीं होने के लिए वो जो केमिकल नेचुरल थिंग है ब्लड टू कोगुलेट, एग्जाम्पल में कुछ केमिकल्स, एग्जाम्पल में हिपैरिन आपका हो गया, हिपैरिन, ठीक, और दूसरा हो गया सोडियम पोटेशियम ऑक्सलेट, केमिकल है ये सोडियम पोटेशियम ऑक्सलेट। ये केमिकल को थोड़ा याद रखेंगे बच्चों, ये काम करेगा फ्यूचर्स में भी आपके। तो सोडियम पोटेशियम ऑक्सलेट और हिपैरिन और ये ऑक्सलेट, तो ये सब हो गया कि एंटीकोगुलेंट है, ये क्लॉट नहीं होने देता है। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करेंगे तो करेंगे ब्लड वेसल्स में। अब हम लोग चलते हैं ब्लड वेसल्स। व्हाट इज ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में जाएंगे। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है, एक ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लोस इनसाइड द वेसल। अब ब्लड यहां पर वेसल, ब्लड वेसल्स में क्या है, तो ब्लड वेसल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। यहां पर क्या लिखेंगे, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। यहां पर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स का अर्थ होता है, ये देखिए हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं, एक जगह हम लोगों को क्या बनता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब फूड को ले जाना होता है। तो एब्जॉर्ब फूड को ले जाने वाला जो होता है वो कहाँ लेके जाएगा, डिफरेंट सेल्स तक। और सेल्स में क्या करता है कि ये होता है कि जैसे कि हम लोग इनहेलेशन की प्रक्रिया करते हैं, तो वहां से ऑक्सीजन लंग में जाता है, और लंग से क्या होता है कि वो ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी सेल्स तक चला जाता है। ऑक्सीजन आया, लंग में गया, और लंग से क्या हुआ, वो हार्ट में गया, लंग से हार्ट की तरफ जा रहा है, और हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, और दूसरी जगह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से मिल करके वो हार्ट की तरफ आया। पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड, अदर वेस्ट मटेरियल्स वहां से क्या होते हैं, हार्ट तक आते हैं, और हार्ट से फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उल्टा होता हुआ भी फिर वो
लंग से बाहर निकल के चले जाते हैं। तो दिस ऑल द प्रोसेस, एक होता है ले जाने वाला, एक होता है ले आने वाला। ले जाने वाला, ले आने वाला, देयर आर डिफरेंट चैनल्स इन द बॉडी। तो 2 चैनल्स हैं, एक जो ले जाते हैं और दूसरे जो ले आते हैं। देयर आर 2 चैनल्स। तो यहां हम डिस्कस करेंगे इन्हीं चैनल्स पर कि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। तो पहली बात करेंगे ब्लड वेसल्स में इनहेलेशन की बात करते हुए अगर हम बात करें, इनहेलेशन, इनहेलेशन मीन्स टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर इज कॉल्ड इनहेलेशंस। तो इसमें फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग, फिल्स, इनहेलेशन में फ्रेश सप्लाई ऑक्सीजन का हमारे लंग को फिल करता है, फिल्स द लंग, एंड oxygen has to be transported to different part of the body, and oxygen has to be transported to different part of the body, different part of the body। ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, रेस्ट ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, द ब्लड, पहला तो फ्रेश एयर पिक करता है और दूसरा बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट को पिकअप करता है। एंड द ब्लड पिक अप द वेस्ट मटेरियल, पिक अप द वेस्ट मटेरियल, एक ये वेस्ट मटेरियल को पिकअप करता है, इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल, including carbon dioxide from the cell, this blood has to go back, to the heart for transport to lung, the heart for back to the heart for transport, to the lung for removal of CO2। देखिए हम लोगों ने बात किया कि ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल्स कितने हैं, तो यहाँ पर हम लोग देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स किस आधार पर हैं, एक तो हम फ्रेश एयर को पुट अप करते हैं, फ्रेश एयर को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक फ्रेश एयर इनहेलेशन, फ्रेश एयर लिए वो लंग में गया, लंग से पूरे बॉडी तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दिस इज इनहेलेशन प्रोसेस व्हाट वी डू। इनहेलेशन में क्या होता है, टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर। और दूसरी चीज कि हमारे शरीर में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो वहां से हार्ट में आते हैं, और हार्ट को क्या करना पड़ता है, फिर लंग को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, और वहां से एक्सेल करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे अंदर आपके हिसाब से कितने तरह के सिस्टम होने चाहिए ब्लड वेसल्स के, कितने सिस्टम, तो 2, क्योंकि एक तो फ्रेश एयर ले जा रहा है, दूसरे बॉडी से लेके आ रहा है। तो हमारे अंदर चैनल्स, जो ब्लड वेसल्स के जो चैनल है वो 2 है। तो यहाँ पर 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, इसलिए क्या हो गया बच्चों, सो हम लोगों के पास जो ब्लड वेसल्स कितने हो गए, सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। So we have 2 types of blood vessel। हमारे पास कितने तरह के ब्लड वेसल्स हैं, 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। तो 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स में पहला हो गया आर्टरीज, पहला क्या हो गया, आर्टरीज, और दूसरा जो हो गया आपका, वो आपका हो गया वेन्स, दूसरा वेन्स हो गया, पहला आर्टरीज हो गया। तो आर्टरीज में क्या होता है कि आर्टरीज इज ए ब्लड वेसल्स और वेन इज ऑल्सो योर ब्लड वेसल्स। तो यहां पर आर्टरीज और वेन 2 तरह के ब्लड वेसल्स हैं। तो देखिए आर्टरी क्या होता है, हार्ट से पूरे जगह ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है,
वेन्स बॉडी से इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक ले जाता है। मीन्स बॉडी से इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक ले जाता है, बॉडी से, और बॉडी से इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक ले जाता है। कौन? ये वेन्स। आर्टरीज हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट तक ले जाते हैं, हार्ट टू ब्लड। यहां पर बॉडी से इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी, इम्प्योर ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड टू हार्ट तक जाता है। तो यहां पर ब्लड से ये हार्ट तक जाता है, बॉडी से ये हार्ट तक जाता है। तो बॉडी से हार्ट तक जाने के कारण इसका पाइप जो होता है पतला होता है, और ये जो होगा हार्ट से जो लेके आएगा वो थोड़ा मोटा होगा। आर्टरीज याद रखिएगा बच्चों थोड़ा थिक होगा, और वेन्स जो होगा वो थोड़ा थिन होगा। तो वेन्स विल बी थिन, वेन्स क्या होंगे? वो थिन होंगे, और आर्टरीज जो होंगे वो थोड़ा मोटे होंगे। तो यहां पर आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा और वेन कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को ले जाएगा। तो आज का जो पहला लेक्चर था हमारा ट्रांसपोर्ट इन एनिमल एंड प्लांट, वो आज यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और लेक्चर होगा 2। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल वरुण सिंह।